हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। कल हमने आर्थिक और सामाजिक परिषद की बात की थी। आज हमारा अगला बिंदु है सचिवालय। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, कुछ स्टूडेंट्स के कल कमेंट्स भी थे, मैंने भी देखा है। मैंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखा था। अब वो ऑफिशियल है या नहीं वो तो बोर्ड की साइट पे अपडेट होने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन उसमें कुछ चैप्टर्स वो बता रहे थे, जैसे 11 चैप्टर्स उसमें विड्रॉल किए गए हैं। उन चैप्टर में से मैंने मुख्य तौर पर देखे वो हैं, इसमें से धर्म, उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, गांधीवाद, और इसके बाद भारत के संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये सब हटा दिए गए हैं। इसमें 73वां 74वां संविधान संशोधन और संघीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, निर्वाचन शक्तियां, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा और राज्यसभा, ये सारे हटा दिए गए हैं। इसमें से भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल और क्षेत्रीय संगठन, ऐसे करके 11 चैप्टर्स इसमें से हटा दिए गए हैं। अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब बोर्ड की साइट पर जारी हो जाएगा, अब उस वीडियो में ये भी दावा किया गया था, वो पेपर लग तो रहा था कि बोर्ड ने ही जारी किया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रिंटिंग थी उसकी, वो लग रहा था कि बोर्ड का ही है। लेकिन जब तक ऑफिशियली इसका नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलता तब तक हम इसे वैध नहीं मान सकते। तो इसमें से धर्म तो अपन ने पहले ही विड्रॉल कर रखा है उस चैप्टर को। बाकी चैप्टर्स में से जब हम रिपीट कर रहे हैं तो यहाँ से 4-5 चैप्टर अपने अभी नहीं हुए हैं। एक इकाई अपने कंप्लीट हो गई है, मार्क्सवाद, उदारवाद, समाजवाद और गांधीवाद वाली। अगर वो हटती है तो हम उसे एज इट इज ही ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। और भी यदि पढ़ाए हुए में से कोई हटेगा तो उसको कुछ भी नहीं करना, बस सीधा सा अपने को अपडेट करने से, रिवाइज करने से उसे छोड़ देना है। और ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद की बात है। अभी असमंजस की स्थिति है। उस वीडियो में यह बताया गया है कि 1-2 दिन में नोटिफिकेशन हो सकता है। जब तक बोर्ड की साइट पे ऑथेंटिक नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलता तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे ही दूसरे वीडियो भी देखे हैं जिसमें अलग दावे किए जा रहे हैं, वो चैप्टर्स अलग हैं। सीबीएसई का जरूर अभी तक नोटिफिकेशन आए हैं, लेकिन आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सीबीएसई के आधार पर हो जाएगा, क्योंकि सीबीएसई की किताबें अलग हैं। वहां विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत की राजनीति 2 अलग अलग किताबें चलती हैं, जबकि हमारे यहाँ ये किताब नहीं चलती। आपको ध्यान होना चाहिए, एनसीईआरटी की किताबें भी वर्तमान में अलग हैं और आरबीएसई की किताबें अलग हैं। तो उसके अकॉर्डिंग चलना तो ये तो इम्पॉसिबल बात हो गई। बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कमेंट्स में कि सर सीबीएसई को देखकर हम कर सकते हैं, तो सीबीएसई को करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की किताबें ही अलग हैं, सिलेबस ही अलग है। उनके एनसीईआरटी में विश्व राजनीति चलती है, स्वतंत्र भारत की राजनीति चलती है। हमारे ये दोनों किताबें ही नहीं चलती। हमारा सिलेबस क्या है, अलग है, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग करना तो इम्पॉसिबल। हाँ, 11th क्लास में किताबें सेम हो गई हैं, 9th क्लास में किताबें सेम हो गई हैं। नेक्स्ट ईयर हमारे एनसीईआरटी हो जाएगी, तब दोनों का सेम सिलेबस हो जाएगा, सिर्फ हिंदी अंग्रेजी माध्यम का ही अंतर बचेगा। तो अभी आरबीएसई का नोटिफिकेशन आने तक हम इस बात को यहीं होल्ड करते हैं, और जब तक ऑथेंटिक आदेश कोई नहीं मिलता है तब तक इस मैटर पे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बचता है। हम बात करें सचिवालय की, तो ये यूएनओ का क्या है, वास्तव में मुख्यालय भी है, क्योंकि सारा काम यहीं से होता है। यूएनओ अन्य समितियों, जो एजेंसियां हैं, उनके कार्यों का प्रशासित करने का काम भी इसी का ही है, यानी कि मॉनिटर करने का काम भी यही करता है, और उनका क्रियान्वयन करने का काम भी यही करता है। अब कई बच्चों के समझ में ये नहीं आ रहा कि वास्तव में सचिवालय होता क्या है। तो सचिवालय, हम जयपुर की बात करते हैं। आप जानते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसमें हम रहते हैं, इसमें आपने कभी देखा हो तो विधानसभा के ठीक सामने सर्किल है। सर्किल के लेफ्ट साइड में आप अगर देखें तो हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के एड जॉइंट में क्या है, सचिवालय है, जिसे राजस्थान सचिवालय या शासन सचिवालय कहा जाता है।
यहाँ पर जयपुर में 2 प्रकार के सचिवालय हैं, एक मिनी सचिवालय, उसका छोटा कार्यालय जो कलेक्ट्री सर्किल पर है, और दूसरा क्या है, बड़ा, जो कहाँ है, अपने विधानसभा के पास। सचिवालय मुख्य रूप से क्या करता है, शासन से संबंधित सारे अधिकारी, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सचिव हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सारे के सारे प्रशासनिक अधिकारी यहीं बैठते हैं और यहीं से पूरा प्रशासन चलाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सचिवालय कहते हैं। यानी कि क्लर्क से लेकर मुख्यमंत्री तक, या यूं कहें A to Z प्रशासनिक अधिकारी जिस जगह बैठकर शासन को नियंत्रित करते हैं, आदेश जारी करते हैं, आदेश को अप्लाई करते हैं या शासन को नियंत्रित करते हैं, वो किस जगह क्या कहलाती है, सचिवालय कहलाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा अधिकारी मुख्यमंत्री होता है, उससे नीचे मंत्री होते हैं, फिर उनके सचिव होते हैं, फिर मुख्य सचिव होता है, फिर सचिव होते हैं, फिर अपर सचिव होते हैं, फिर बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप यहाँ शासन अधिकारी होते हैं। तो सचिवालय हमारे समझ में आ गया। शासन जहां से चलाया जाता है वर्तमान में, उसे हम क्या कहते हैं, सचिवालय कहते हैं। तो यूएन और अन्य समितियों के सारे कार्य कहां से होते हैं, सचिवालय से ही होते हैं। प्रशासनिक मुखिया होता है, हम जानते हैं प्रशासनिक मुखिया, हम समझ चुके हैं कि प्रशासन को नियंत्रित कंट्रोल करने का कार्य किसका है, सचिवालय का ही है। बाकी सारे अधिकारी भी यहीं से आते हैं, ये बात भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूएनओ के रिकॉर्ड रखना, हम जानते हैं कि जब आदेश जारी यहां से किए जाएंगे, पॉलिसी यहां से बनाई जाएगी, तो रिकॉर्ड भी यहीं से रखे जाएंगे। सचिवालय का स्टाफ महासभा द्वारा ही दिया जाता है। अब आपको यह भी ध्यान होगा कि सचिवालय का खुद का अलग से स्टाफ नहीं होता, यहाँ का स्टाफ कौन चुनती है, महासभा तय करती है, और उनकी नियुक्ति कौन करता है, महासचिव के आदेश पर होती है। यानी कि महासभा नॉमिनेट करेगी, महासभा उनको बताएगी किसको, महासचिव को, और महासचिव उनको क्या दे देगा, नियुक्ति दे देगा। इस हिसाब से सचिवालय का क्या आता है, स्टाफ आता है। बस सचिवालय संबंधित इतनी जानकारी बहुत सफिशिएंट है। इसमें हम आगे देखें तो यूएनओ की कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं, इनमें ये 4 आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। पहली है यूनेस्को, जो विज्ञान और संस्कृति से संबंधित है, और आप जानते हैं किसी भी धरोहर को या कहें किसी भी प्राकृतिक स्थल को, कृत्रिम स्थल को, जैसे ताजमहल है, गोविंद देव जी का मंदिर है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिन्हें यूनेस्को ने अपने अंडर ले लिया है, आमेर का महल है, और इनको ध्यान में रखने के लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए रूल रेगुलेशन और दान देता है। यानी कि कुल मिला के इनकी रख रखाव का कार्य इसके अधीन हो जाता है, या यूं कहें कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज का लुक दे दिया जाता है, और इसके बाद यूनेस्को इसकी मॉनिटरिंग को ध्यान में रखता है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये पूरी दुनिया की बीमारियों के लिए जागृत रहता है और इससे संबंधित आदेश जारी करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका पूरा नाम आप हिंदी में देख लेना क्या बनता है, अंग्रेजी में तो मैं आपको बता देता हूं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जिसका मूल कार्य क्या है वो आपको ध्यान रखना है, परमाणु ऊर्जा से संबंधित जानकारी एकत्रित करना। यानी कि जिन जिन देशों में परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, उनका रिसर्च करना, और ये देखना कि कहीं वो गलत तरीके से गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं, कहीं परमाणु ऊर्जा का सैन्यकरण तो नहीं कर रहे हैं, कहीं परमाणु ऊर्जा का कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण तो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं परमाणु ऊर्जा का इस प्रकार का योजनाओं में काम में नहीं लिया जा रहा है जिससे नुकसान पहुंच सके, कहीं ना कहीं इस प्रकार का कार्य ना हो जिससे मानव जाति के लिए परमाणु खतरे का कारण बन जाए। इसकी ये जांच करता है और यूएनओ को जांच बताता है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, यूएनओ के सभी सदस्य राष्ट्रों ने ये एग्रीमेंट किया है कि इस एजेंसी के सदस्यों को कोई रोकेगा नहीं। ये हर साल निश्चित समय पर जाएंगे और चेक करेंगे कि वहां पर क्या परमाणु गतिविधियां हो रही है, उसकी रिपोर्ट्स किसको दी जाएगी, यूएनओ को दी जाएगी। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये सवाल आया हुआ है बोर्ड में।
IAEA का संबंध किससे है, या परमाणु ऊर्जा की जानकारी या परमाणु से संबंधित रिसर्च करने वाली यूएनओ की एजेंसी कौन सी है, तो IAEA ये एजेंसी है। WTO आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो 95 में बना था। आपको इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचता है यूएनओ की प्रासंगिकता। इससे पहले दो बिंदु जो रखे हैं, यूएनओ के कौन कौन से अभियान हुए हैं वो सिर्फ आंकड़े हैं, आपको देखने हैं। और यूएनओ की भूमिका के बारे में बात करें तो वो भी सिर्फ आंकड़े हैं, कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। आपको सिर्फ उनमें से सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, यूएनओ चार्टर में सुरक्षा शब्द कितनी बार लिया गया है, 32 बार लिया गया है। बस आपको यही ध्यान रखना है। यूएनओ की प्रासंगिकता की बात करें, ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि वर्तमान में यूएनओ की प्रासंगिकता क्या है, या यूं कहें यूएनओ की उपयोगिता क्या है। प्रासंगिकता को हम किससे जान सकते हैं, उपयोगिता से जान सकते हैं, आवश्यकता से जान सकते हैं। इसको हम डिटेल से देखते हैं। हम जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को क्या बना था, यूएनओ बना था। और यूएनओ बनने का कारण क्या था ये हम जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार का होना। और ये बना इसलिए था ताकि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो। अब हम जानते हैं कि यूएनओ की प्रासंगिकता इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि दुनिया कितने ध्रुवों में थी, 2 ध्रुवों में थी। पहला कौन सा था, सोवियत संघ, और दूसरा कौन सा था, अमेरिका। अब सवाल ये उठता है कि ये सवाल बना क्यों। पहला बात तो ये अपने को समझ में आना चाहिए कि सुरक्षा, ये तो अलग ही मैटर है। सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कितनी बार शब्द आया, 32 बार आया है। यूएनओ की प्रासंगिकता की बात करें, उपयोगिता की बात करें तो वर्तमान में क्या है ये हम बात कर रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कौन सा बना, यानी कि लीग ऑफ नेशन के लगभग 20 वर्ष बाद ये बन चुका था। 20 में वो बना था, 45 में ये बना, लगभग 25 वर्ष के आसपास ये बना। 24 अक्टूबर 45 को यूएनओ बना, थर्ड वर्ल्ड वार रोकने के लिए बना। 2 ध्रुवों में युद्ध न होने का प्रयास इसने भरपूर किया और नहीं भी हुआ, कोई भयंकर लड़ाई में नहीं होने दी। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, सफलता का इसका प्रतीक माना जा सकता है। लेकिन आज यदि वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जरूरी है क्या, ये बात हमें क्लियर करनी है। ये सवाल क्यों उठा ये आपको ध्यान होना चाहिए। सोवियत संघ कब रिटायर हो गया, 1991 को ये विखंडित हो गया। अब दुनिया में कौन बचा, केवल अमेरिका और नाटो ही बचा। तो क्या ऐसी स्थिति में यूएनओ की आवश्यकता है क्या, सवाल पहले हमें ये देखना है। अब इसको दूसरे तरीके से हम सवाल देखते हैं। हमें सवाल क्या मिलेगा, सुरक्षा परिषद का गठन अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए किया गया था, किंतु आज वह महाशक्तियों का आभा मंडल यानी कि चमचा बनकर रह गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये हो सकता है। एक आ सकता है यूएनओ की वर्तमान प्रासंगिकता। दूसरा सवाल देखो, यूएनओ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए, यानी कि वर्तमान में इसकी क्या उपयोगिता है। ये सारी बातें हमें इस टॉपिक में करनी है। अब हम एक एक करके इनके सारे मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं। पहले हमें सवाल समझना जरूरी था कि वास्तव में इसकी प्रासंगिकता को लेकर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। वर्तमान में युद्ध चल रहे हैं तो इसके लिए क्या चाहिए, यूएनओ चाहिए, क्योंकि युद्धों को रोकने का एकमात्र साधन कौन है, यूएनओ ही है। आप जानते हैं दुनिया में कहीं भी विश्व मंच की स्थापना नहीं हुई है, केवल एकमात्र विश्व मंच कौन सा है, यूएनओ है। और यूएनओ के माध्यम से छोटे राष्ट्र अपने बात को बहुत डिटेल से कह सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं,
अपने विचार रख सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज का विरोध करना हो खुलकर वो बात कर सकते हैं, क्योंकि यूएनओ किसकी तरह कार्य करता है, विश्व मंच के तरह कार्य करता है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा देश अपनी मांग यहाँ पर खुलकर रख सकता है। फिर ये मध्यस्थता का कार्य करता है। ये क्या करता है, मध्यस्थता का कार्य करता है, मीडिएटर का कार्य भी करता है। यानी कि बहुत सारे देशों के मध्य विवाद होने पर उस विवाद को चरम पर ना लेके जाया जा सके। हमने कल बात की थी, यूएनओ का लक्ष्य है विवाद ना होने देना। विवाद हो जाए तो युद्ध को रोकना, और युद्ध हो जाए तो भयंकर हथियारों को रोकना। तो ऐसी स्थिति में मध्यस्थता कौन करेगा, उस बातचीत को कौन बढ़ाएगा, पहल कौन करेगा, सुलह कौन करवाएगा, ये सारे काम किसके हैं, यूएनओ के ही हैं। और इसको हम डिटेल से पढ़ भी चुके हैं। इसके बाद देखें अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। आज सबसे बड़ी समस्या है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अब यहाँ ये बिंदु हम बार बार पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ एक बात मान जाना जरूरी है। जैसे हम हमारे घर की सुरक्षा करते हैं, उसकी चार दीवारियों को देखते हैं, नाइट में कहीं भी आवाज होती है तो चोर वगैरह को हम देखते हैं, किसी भी प्रकार के जीव जंतु से सुरक्षा करते हैं, किसी भी प्रकार के बाहरी व्यक्ति से सुरक्षा करते हैं। लेकिन याद रखना, खाली पड़े हुए मकान, खाली पड़े हुए प्लॉट्स, बाकी कॉलोनी की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक राष्ट्र अपनी सीमाओं की, अपने सीमाओं के अंदर की सुरक्षा करता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां सीमाएं नहीं हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां बहुत कमजोर लोग हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जो लगातार कार्य कर सकता है वो कौन कर सकता है, यूएनओ ही कर सकता है। इसीलिए संपूर्ण समाज के लिए कौन जरूरी है, यूएनओ बेहद जरूरी है। इसमें आगे देखें तो विश्व स्वास्थ्य व्यापार और भी बहुत सारी, जिसमें अंतरिक्ष हो सकता है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, प्राकृतिक नदियां हो सकती हैं जो दो से ज्यादा। इसके बाद कुछ उपयोगिता और हैं, और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर यूएनओ समाप्त होता है। इसकी क्वेश्चन आंसर आपको किताब के पीछे के भी करने हैं, और बाकी सारे सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे यूएनओ की स्थापना कब हुई, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैंग में है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य 10 हैं, स्थायी 5 हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को विशेष शक्ति वीटो, जिसे हिंदी में निषेधाधिकार कहते हैं। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। यूएनओ के प्रमुख उद्देश्य मैंने बताई दिए, महासभा के 3 उद्देश्य, स्टाफ वगैरह सब हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। न्यास परिषद का काम हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। फिर बड़े सवाल हैं, यूएनओ की स्थापना के उद्देश्य और वर्तमान प्रासंगिकता की बात हमने कर ली। संगठनात्मक 6 हैं, इनमें से 2 की डिटेल आपको करनी है, नाम सभी के लिखने हैं, और लास्ट वाला सवाल मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ हमारा यूएनओ चैप्टर होता है समाप्त।